एसोफेगस से रिलेटेड एमसीक्यूज़ ज़्यादातर इसके टीयर्स में से आए हुए हैं। टीयर्स बेसिकली बोर हीव टीयर होता है और मैलरी वेस टीयर होता है। बोर हीव टीयर ये सवियर टीयर है, मीन ट्रांसम्यूरल, बहुत जो डीप टीयर होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसम्यूरल। ये अल्कोहलिक्स में एकदम से अगर अचानक बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए तो उसकी वजह से जो ट्रांसम्यूरल टीयर होता है दैट इज़ कॉल्ड द बोर हीव टीयर, ठीक है, या बोर हीव सिंड्रोम भी इसको हम कहते हैं। जबकि मैलरी वेस टीयर होता है कि अगर क्रॉनिक वॉमिटिंग हो किसी पेशेंट में तो सिर्फ जो हल्का सा टीयर आता है ना उसको हम कहते हैं मैलरी वेस टीयर। उसमें सवियर टीयर नहीं होता और ना ही बहुत ज़्यादा ब्लड आता है, ठीक है। देन एसोफेगल वायरसेस क्या होती है कि अगर पेशेंट को अचानक से वॉमिटिंग के साथ ब्लड आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, अगर एक्यूट हीमाटोमेसिस हो और साथ एपिगैस्ट्रिक पेन हो, तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा था कि उस ब्लीडिंग का सोर्स क्या होता है। मोस्ट कॉमन जो उसमें ऑप्शंस में था दैट वाज वेरिसिस। वेरिसिस जो कि ब्लड वेसल से बनती है, इसलिए इट मे कॉज ब्लीडिंग, ठीक है। एट्रेसिया बच्चों के अंदर होता है अगर सिंस बर्थ, मतलब बेबी बहुत छोटा है और उसको एनजी पास नहीं हो पा रही और दैट बेबी वाज साइनोटिक सिंस बर्थ, तो मोस्ट कॉमन कॉज कैन बी एट्रेसिया। एनजी क्यों पास नहीं होती? क्योंकि आगे वेसल्स मतलब कि जीआईटी का जो पार्ट है वो प्रॉपरली कैनलाइज होके प्रॉपरली बना नहीं होता, इस वजह से एट्रेसिया की वजह से एनजी नीचे पास नहीं करती। अगर एक पेशेंट उसको प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया और साथ एक्सरे पे हमें एसोफेगस डायलेटेड मिलती है, ठीक है, एसोफेगस डायलेटेड होगी तो मोस्ट कॉमन कॉज कैन बी हाइएटल हर्निया। इसमें आंसर मोस्ट प्रोबेबल यही था, लेकिन इसमें बेसिकली होता ये क्योंकि हाइएटल हर्निया में रीगर्जिटेशन होती है, और जितना भी मतलब खाना वो खा रहा है पेशेंट वो सारा वापस इसोफेगस में आता है, इस वजह से भी एक्सरे के ऊपर वो उसको डायलेटेड मिल सकता है। एंडोस्कोपी की कॉम्प्लिकेशन परफोरेशन हो सकती है, ठीक है। इसोफेगेक्टमी अगर हम मतलब इसोफेगेक्टमी करें अगर, मीन्स के इसोफेगस को अगर रिमूव करें तो कार्डियक एंड जब उसका इसोफेगस का रिमूव होगा, मीन के जो स्टमक के साथ होता है, अगर वो रिमूव होगा तो स्टमक के कंटेंट्स वापस इसोफेगस में जा सकते हैं, दिस इज कॉल्ड गर्ड। तो इसोफेगेक्टमी की एक कॉम्प्लिकेशन होती है दैट इज गर्ड। स्ट्रक्चर्स को हम लोग किस तरह से देख सकते हैं, उसके लिए बेरियम फॉलो करवाते हैं, क्योंकि इसोफेगस अपर जीआईटी का पार्ट है, इसके लिए हम बेरियम फॉलो करवा सकते हैं अपर जीआईटी के लिए, या हम बेरियम स्वेलो करवा सकते हैं, ठीक है। बेरियम फॉलो से हम पूरी जीआईटी को देख सकते हैं, मीन फुल जीआईटी माउथ से एनस तक बेरियम फॉलो से, और बेरियम स्वेलो से हम अपर जीआईटी को देखते हैं और बेरियम अनिमा से लोअर जीआईटी को देखते हैं, ठीक है। बेरियम बेसिकली एक एक्सरे के ऊपर जीआईटी को विजुलाइज कर देता है, ठीक है। तो एसोफेगल स्ट्रक्चर्स जब भी देखने होंगे तो हम बेरियम फॉलो करवाएंगे, ठीक है। देन एसोफेगल बैरेट एसोफेगस से कार्सिनोमा हो सकता है और मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा इज स्क्वेमस कार्सिनोमा, ठीक है। एकलेजिया को हम किस तरह से डायग्नोज करते हैं? बेरियम स्वेलो। अब ये दो तरह से एमसीक्यू आया हुआ है। एक ऑप्शन में बेरियम स्वेलो का ऑप्शन था, मैनोमीट्री का ऑप्शन नहीं था, लेकिन अगर बेस्ट डायग्नोज पूछा हो तो वो मैनोमीट्री होता है। जिस सिनेरियो में ऑप्शंस में मैनोमीट्री होगा वहाँ पे वही चूज़ करना है। अगर मैनोमीट्री नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन विल बी बेरियम स्वेलो, ठीक है। तो दो तरह के ऑप्शंस थे सिनेरियो में, एक एमसीक्यू के सिनेरियो में स्वेलो का ऑप्शन था, दूसरे में बेस्ट डायग्नोसिस के साथ मैनोमीट्री का वर्ड था, तो उसमें मैनोमीट्री को चूज़ करना। अगर एक पेशेंट ने कोरोसिव्स इंजेस्ट कर लिए तो उसको डायग्नोस करने के लिए एंडोस्कोपी करेंगे। एंडोस्कोपी इमीडिएटली कर सकते हैं, लेकिन अगर 5 to 10 डेज हो गए तो फिर चूँकि एडीमा हो जाता है इसलिए एंडोस्कोपी नहीं करते, ठीक है, क्योंकि एडीमा अगर हुआ तो परफोरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देन गैस्ट्रिक आउटलेट सिंड्रोम है पेशेंट को, मीन के किसी भी जगह से जीआईटी ऑब्स्ट्रक्ट है तो उसको डायग्नोज करने के लिए मैंने आपको अभी बताया फुल जीआईटी को डायग्नोज करने के लिए हम बेरियम फॉलो करवाते हैं, ठीक है। देन कैप्सूल एंडोस्कोपी। कैप्सूल मीन्स कि इसमें ये भी एंडोस्कोपी मीन एक कैमरा है, कैप्सूल के अंदर एक छोटा सा कैमरा लगा होता है, पेशेंट को माउथ से वो कैप्सूल इंजेस्ट करवा देते हैं और वो एनस से पूरी जीआईटी का इमेज लेके एनस से एक्सक्रीट हो जाता है। अब इसका सिनेरियो इस तरह से आया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। अब ये वाले सारे ऑप्शन सिनेरियो में नहीं थे, सिर्फ ये एक सिनेरियो था, बाकी इररेलेवेंट थे कैप्सूल एंडोस्कोपी से, ठीक है।
तो अब इसमें क्या था कि इसमें होता क्या, कैप्सूल एंडोस्कोपी हर पेशेंट के लिए नहीं होती। इसके अदर डिफरेंट एडवांटेजेस हैं कि ये बहुत अच्छे से विजुलाइज कर लेती है, ठीक है। बहुत सारे पेशेंट इसको प्रेफर करते हैं, कोई पेन नहीं होती, कोई सिडेशन नहीं होती इसमें। लेकिन ये हर पेशेंट को सूट नहीं करती, क्योंकि अगर किसी पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये तो वहाँ से आगे एक्सक्रीट नहीं होगी, इसलिए हर पेशेंट, स्पेसिफिकली ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट में हम कैप्सूल एंडोस्कोपी नहीं करते। तो ऑप्शन में बेसिकली करेक्ट ऑप्शन पूछा हुआ था और करेक्ट ये वाला दिया हुआ था, अदर ये वाले ऑप्शंस नहीं दिए हुए थे, लेकिन ये भी पता होने चाहिए। अगर एक पेशेंट को स्वेलिंग है फेरेंक्स में और वो जब खाना खाता है तो स्वेलिंग का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, और जब उसको ज़रा सा प्रेस करें तो उसमें से फूड उसके गले में आती है, तो ये ऑब्वियस बात है कि ये फ्रेंजल पाउच है, ये तो बहुत क्लियरली इसको इंडिकेट कर रहा है। देन अगर बहुत आहिस्ता आहिस्ता डिस्फेजिया हो रहा है तो उससे बैरेट एसोफेगस एंड अल्टीमेटली कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि जो चीज़ क्रॉनिक होती है उससे कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर क्रॉनिक वॉमिटिंग हो तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारे पास टीयर आता है। सो ये ट्रांसम्यूरल नहीं होता, बहुत माइल्ड सा टीयर होता है, दिस इज़ द मैलरी फेस टीयर। अगर एक पेशेंट में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉयलोनिकिया, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में वेब्स, ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लमर विंसन सिंड्रोम। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि एसोफेगस में सबसे कॉमन कार्सिनोमा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। एकलेजिया को बेस्ट डायग्नोज करते हैं हम मैनोमेट्री से, ठीक है। और जो वेरिसेस हैं जिसकी वजह से एक्यूट ऑनसेट होता है पेन का और हेमाटोमेसिस होती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम एंडोस्कोपिक स्क्लेरोथेरेपी करते हैं। और एक और ऑप्शन था मेडिकल ट्रीटमेंट, क्या करते हैं, मेडिकल हम ऑक्ट्रियोटाइड देते हैं।